शुरुआत कर रहे हैं आज के इस चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर हम लोग परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो ये जो परिवर्तन होने वाले हैं, दोनों तरह के परिवर्तन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन होएगा यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा मतलब होता है कि कुछ केमिकल्स जो है इसके अंदर वो टूटते हैं या फिर कुछ बनते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्जन होकर उससे हम लोगों को विद्युत ऊर्जा मिले। ये दोनों ही हमारे लिए टर्म्स रहती है इसके अंदर। तो पहली टर्म जो हम लोग देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसके लिए हम लोग विद्युत अपघटन की से संबंधित प्रक्रिया देखते हैं, जिसके अंदर इसको पूरा डिटेल हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस जरूर कर ले कि विद्युत ऊर्जा क्या है, कि विद्युत ऊर्जा के अंदर विद्युत ऊर्जा को देकर हम लोग कोई रासायनिक परिवर्तन करेंगे तो उसके को हम लोग विद्युत अपघटन कहेंगे। इस विद्युत अपघटन से संबंधित अपनों ने 10th क्लास के अंदर भी अगर अपन बात करें तो धातुओं की शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया है, और आगे इसको हम लोग और पढ़ रहे हैं। धातुओं का शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोग अशुद्ध कॉपर लेकर शुद्ध कॉपर उससे बनाते हैं, वो वाला टॉपिक हम लोगों को देखना है, और भी इसके एग्जांपल्स देख लेंगे कि किस तरह से ये होता है। तो एक परिवर्तन, जैसा कि अपनों ने कहा है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन देखना है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। जैसा कि हम लोग डेनियल सेल के अंदर देखते हैं, और जो सेल हम लोग बैटरी के अंदर प्रयुक्त करते हैं, जितने भी तरह के सेल, उन सेल के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, और हम लोग लाइट का उपयोग उसमें करते हैं। एक टर्म अपने को इसके अंदर देखनी है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको भी क्लियर यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोग हमारा एक परिचय का बिंदु बन जाएगा यहाँ पर कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो रहती है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चलती है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग एक साथ में यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अगर हम लोग बिंदुवार चर्चा करते हैं तो ऑक्सीजन के बेस पर अगर अपन कहें तो उपचयन, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ऑक्सीकरण जिसको कह रहे हैं, ऑक्सीकरण, उपचयन नाम दिया जाता है। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। अगर इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ में जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है या उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन की अभिक्रिया जो रहती है, जिसके अंदर हमारे इसके ऑक्सीजन की बेस पर बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु का निकलना। तो इस रिएक्शन के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर निकल रहा है और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, और कॉपर को अलग, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मुक्त कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन फ्री हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग अपचयन की अभिक्रिया कह रहे हैं, रिडक्शन की रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये रिडक्शन है, इन टर्म्स को भी समझना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को इन टर्म्स का उपयोग करना पड़ेगा। हाइड्रोजन से के बेस पर अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। अगर हम लोग देखें कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो निकलते हैं और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह अभिक्रिया उपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहलाएगी। अपचयन की अभिक्रिया में इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। तो हाइड्रोजन सल्फर से जुड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड का अणु बनाता है। तो यह क्रिया जो रहती है ये अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के बेस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन रहती है उसके अंदर उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ता है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, पोटेशियम आयोडाइड जो रहता है, आयोडाइड मतलब आयोडीन जो है उसकी ऋण विद्युतता क्लोरीन की तुलना में कम होती है, मतलब ये इसकी तुलना में धन विद्युतीय कार्य करता है। तो इसके साथ में ऋण विद्युतीय परमाणु क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन इसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु का जुड़ना। ये रिएक्शन कहलाएगी उपचयन की। और अगर उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु किसी रिएक्शन के अंदर निकल जाता है तो उस रिएक्शन को हम लोग अपचयन की रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि फेरिक क्लोराइड जो रहता है, वहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होने से फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग अपचयन की रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बेस, इसका हम लोगों को उपयोग करना है इस चैप्टर के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण इसका उपयोग है अपने पास में, कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं तो जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, उन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जिसको हम लोग उपचयन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। मेटल्स जो रहती है, इन मेटल में धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो अपने संयोजी कोष में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन, उनको निकाल कर ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है धन में, प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन निकालती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम जो है उसके बाहरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी, इसलिए ये
इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। एक ही क्यों है? सोडियम के आउटर सेल में परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना ये 1s2, ये 1s2, 2s2 एंड 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर इसका अष्टक पूरा हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अष्टक के बाद में। 2, 8 और 1 के अनुसार बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। मैग्नीशियम के ऐसे 2 रहेंगे इसलिए 2 निकलेगा, और एल्यूमिनियम के 3 रहेंगे इसलिए 3 निकलता है। तो संयोजकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जुड़ने की जो क्रिया रहती है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया। क्लोरीन के आउटर सेल के अंदर 2, 8, 7, 17 परमाणु क्रमांक होता है। इसके अंदर नीचे वाला मिटा देता हूँ, ऑक्सीजन का क्लोरीन से समझ में आ जाएगा। क्लोरीन का आउटर सेल 17 होता है, इसके अंदर अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 7 रहता है। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण अब इसका नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8 और 8, अष्टक पूरा हो जाता है बाहरी कोश में। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अपचयन की रिएक्शन। तो इस देख रहे थे कि अब हमारा अगला परिचय है कि चालक पदार्थ किसको कह रहे हैं। तो विद्युत के जो चालक पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत का प्रवाह हो जाता है, नाम से पता चल रहा है, उनको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ कौन कौन से हो रहे हैं? तो 2 प्रकार के चालक पदार्थ होते हैं अपने पास में। एक तो होता है धात्विक चालक और एक होता है अपने पास में विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, ये इसको हम लोग अंतर के तौर पर भी देख सकते हैं। धात्विक चालक का मतलब होता है, अगर हम लोग उदाहरण नहीं देखें यहाँ पर कि उदाहरण क्या है, डायरेक्ट पता चल रहा है। धात्विक चालक मतलब जो धातुएं रहती है ये विद्युत की सुचालक रहती है, तो धातुएं जो रहती है वो धात्विक चालक कहलाती है। और विद्युत अपघटनी चालक का मतलब होता है कि जो लवण होते हैं, लवण है विद्युत अपघट्य जो रहते हैं, विद्युत अपघट्य का जलीय विलीन, जो विद्युत अपघट्य उन विद्युत अपघट्य के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वो विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन अगर हम लोग लेते हैं तो ये विलयन इसका खुद का विद्युत अपघट्य का, ठीक है, विद्युत अपघट्य का सीधा से ही विलयन ले ले। जैसे कि अगर हम लोग देखें NaCl, तो NaCl वैसे तो ठोस पाया जाता है, लेकिन हम लोग अगर इसको पिघला हुआ ले लेते हैं, लिक्विड फेज में ले लेते हैं, तो NaCl खुद ही विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, सॉलिड अवस्था में नहीं करेगा। तो विद्युत अपघट्य जो रहेगा उसका विलयन लेंगे, या फिर इसका विद्युत अपघट्य जो है उसका जलीय विलयन हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इसका जो जलीय विलयन रहेगा, जैसे अगर हम लोगों ने NaCl ही लिया तो NaCl में अगर हम लोग वाटर डाल देंगे तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्वस। एक्वस जलीय विलयन के अंदर, एक्वस के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो इसका Na+ और Cl- जो रहता है वो एक्वस पोजीशन में आ जाता है, जलीय तंत्र के अंदर आ जाता है, और ऐसी स्थिति में ये विद्युत का प्रवाह करता है। ये हमने उदाहरण देखा है। दूसरा बिंदु हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किस रूप में होता है, इसके अंदर विद्युत का प्रवाह किस कारण से होता है, किस रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अभिगमन कह सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इसके अंदर विद्युत का ये सुचालक रहता है। और इसके अंदर अगर हम लोग कहें विद्युत अपघटनी चालक के अंदर, तो इसके अंदर प्रवाह जो रहता है वो होता है आयनों के अभिगमन या अभिगमन के कारण जो रहता है, ये विद्युत का सुचालक रहता है। मतलब आयंस गति करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर गति कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये इसके अंदर अंतर भी है। तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसलिए ये विद्युत का क्या होगा? सुचालक रहेगा। उसके अंदर आयन गति करेगा इसलिए वो विद्युत का सुचालक रहेगा। इसके अंदर चालकता पर ताप का प्रभाव अगर हम लोग देखें, ताप का प्रभाव, तो प्रभाव चालकता पर यह पड़ता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो इस मेटल को गर्म करने पर इसके ऊपर अगर अपनों ने प्लस- लगा रखा है और यहाँ से इसको गर्म कर दिया गया, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने की वजह से ये बीच में जंप करने लगते हैं। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा था उसमें ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये खुद ही यहाँ पर जंप करने की वजह से बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण ताप बढ़ने से चालकता का मान क्या होता है? घटता है। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण होने से चालकता, इसकी चालकता पर क्या फर्क पड़ता है? तो चालकता क्या हो जाती है? इसकी घट जाती है, ठीक है। ये टेम्परेचर का प्रभाव इस धात्विक चालकता के ऊपर पड़ता है, तापमान।
इसके अंदर अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ताप का प्रभाव जो रहता है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से रहता है कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आयंस बनते हैं NaCl है, तो अगर हम लोग इसके आयंस को देखते हैं तो वाटर डालने पर या फिर इसके जलीय विलयन के अंदर भी Na+ और Cl-, तो ये जो आयंस रहते हैं इन आयन का बनना ज़्यादा हो जाता है, मतलब आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आयनों की मात्रा बढ़ जाने की वजह से तापमान बढ़ाने से आयनों की मात्रा बढ़ने, टूट जाते हैं वो बंद इसलिए, आयनों की मात्रा बढ़ने तथा उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से, उनकी गतिज ऊर्जा मतलब गतिशील ज़्यादा हो जाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हो जाएगा, बढ़ने से चालकता इसकी बढ़ जाती है। तो ये अपने को देखना है कि चालकता क्यों बढ़ जाती है और इन दोनों प्रकार के चालकों से क्या परिवर्तन होता है। तो धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। दोनों प्रकार की चालक जो चालक होते हैं उन चालकों के बारे में अपने को देखना है। तो एक तो हो गया चालक, एक प्रकार के होता है इसी के टर्म अगर आगे की ओर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य को भी देख लेते हैं यहाँ पर, विद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, वे पदार्थ जिनको जल में डालने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन पदार्थों को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अब ये आयनों में विभक्त होते हैं तो इनको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल अपने पास में कि हमने अभी NaCl वाला एग्जांपल लिया, तो NaCl जो है इसको हमने वाटर में डाला है, वाटर में डालने पर ये Na+ और Cl- के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस कंडीशन में। ठीक है, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, विभक्त हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पर कोई लवण ही विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, अम्ल भी इसके अंदर विद्युत अपघट्य का कार्य कर सकती है। कोई अम्ल का उदाहरण जैसे HCl है, तो HCl को भी अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाती है H+ और Cl- में, तो ये भी अपने पास में विद्युत अपघट्य है। अगर हम लोग कुछ किसी क्षार को देखें तो क्षार भी विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। जैसे कि अपनों ने NaOH ले लिया, तो NaOH के अंदर वाटर डाल दिया तो ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा, Na+ एंड OH- में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी विद्युत अपघट्य का कार्य कर सकता है। और अपने लवण तो एग्जाम्पल शुरू में लिए ही था, तो लवण भी विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब बात आती है कि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। ये प्रबल और दुर्बल क्या चीज़ हो गई फिर। प्रबल और दुर्बल में अंतर इतना सा होता है कि जिन विद्युत अपघट्य का आयनन जो रहता है, जिन विद्युत अपघट्य का आयनन अगर पूर्णतः होता है, ये वर्ड है बस इन दोनों के अंदर, आयनन जिनका पूर्णतः होता है तो वह विद्युत अपघट्य कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और जिनका आयनन जो रहता है वह आंशिक होता है, पूर्णतः नहीं हो पाता है, आंशिक आयनन होता है, तो वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब ये आंशिक और पूर्ण क्या होता है, जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल में डालते हैं तो अपने को दिखता नहीं है वहाँ पर कि ये कितना आयनित हुआ है कितना नहीं हुआ, अनायनित फॉर्म पे भी रह सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर अपनों ने अम्ल को या NaCl नमक को डाला, जैसे नमक है तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आता है। नमक को अपनों ने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद में ये Na+ और Cl- का निर्माण करता है। तो अब ये निर्माण कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सपोज अपनों ने 2 ग्राम नमक डाला है। ठीक है, 2 ग्राम नमक डाल दिया, 100 ml पानी के अंदर डाला है, तो ये 2 ग्राम नमक ठोस के रूप में डाला था। ठीक है, अब ये इसके अंदर डालने के बाद में ये अब जब इसके अंदर विलयन बन जाता है तो उसके बाद में अब आपने को ये Na+ और Cl- के रूप में ही मिलेगा, अंदर उसकी कुछ भी मात्रा NaCl के फॉर्म में नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसका आयनन क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनन हो जाता है। तो जिन विद्युत अपघट्यों का पूर्णतः आयनन होता है उनको हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और जिनका आंशिक आयनन होता है उनको कहते हैं हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये थ्योरेटिकली हम लोग कह रहे हैं, और प्रैक्टिकली समझना कि भाई इसका आयनन किस तरह से हो रहा, 2 ग्राम डाला 2 ही ग्राम आयनित हो चुका है, ये प्रैक्टिकली समझना अपने को। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझना है, तो इसका उदाहरण हमारे पास में सपोज है कि एसिटिक एसिड,
ये CH3COOH कार्बनिक अम्ल जो रहती है, कार्बनिक अम्ल वो दुर्बल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करती है। तो कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड को जब हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो ये भी आयनित होएगी। फॉर्मूला देखने से यहाँ पर मालूम नहीं पड़ेगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगी और CH3 एसिटेट आयन बनाएगी और H+ आयन बनाएगी। लेकिन वही बात, यहाँ पर अगर अपनों ने 2 ग्राम डाला 100 ml के अंदर तो उसका पूरी तरह से आयनन हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसका आयनन आंशिक होगा। समझ लो 50% अगर आयोनाइजेशन हुआ, 50% अगर अपन मान रहे हैं, तो इसका मतलब यूँ है कि अगर हमने 2 ग्राम इसको लिया था एसिटिक एसिड को और वाटर के अंदर इसको डाला और 50% आयनन का मतलब कितना हो रहा है, 1 ग्राम। अब वो 1 ग्राम जो है वो आयनित फॉर्म पर है। ये 1 ग्राम तो क्या है, आयनित है। आयनित है, आयनित का मतलब क्या है, वो CH3COO माइनस एसिटेट आयन और H+ आयन के रूप में है। और 1 ग्राम जो है इसका, वो 1 ग्राम किस फॉर्म पे है, वो एसिटिक एसिड के रूप में ही है, CH3COOH के रूप में ही है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है उस पदार्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करेगा। लेकिन अपने को थ्योरेटिकली उसको याद रखना है कि कौन से प्रबल है और कौन से दुर्बल है। यहाँ पर प्रबल के उदाहरण ये तीनों ही प्रबल प्रकार के हैं। अम्ल के अंदर भी देख लिया, क्षार के अंदर भी देख लिया, यहाँ पर भी हम लोग दुर्बल के उदाहरण जरूर देख लिए। एक तो एसिटिक एसिड है, और भी कार्बनिक एसिड जो भी लिखेंगे आप लोग वो दुर्बल के अंदर आएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे। अगर क्षार के अंदर उदाहरण देखना है इसका, तो इसका उदाहरण होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल प्रकार का विद्युत अपघट्य होता है। और अगर इनका लवण दोनों से मिलकर लवण बना लेते हैं हम लोग इन दोनों का, तो इन दोनों का लवण क्या बन जाएगा, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट जो रहेगा वह दुर्बल प्रकार का लवण बन जाएगा। तो ये विद्युत अपघट्य है जिनका मतलब होता है कि जल में डालने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और जो आयनों में विभक्त होगा तो उसी का वहाँ पर चालकता प्रदर्शित होएगी। विद्युत अपघटनी चालकता इनके वजह से होती है, विद्युत अपघट्यों की वजह से। अगर दुर्बल है तो आयन कम बनेंगे, कम आयन बनेंगे तो चालकता भी कम दर्शाएंगे। प्रबल है तो आयन ज़्यादा बनेंगे तो उसका आयनन